Hello friends, welcome back to another lecture and in this lecture we are going to study about citizenship. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो आर्टिकल 5 to 11 पे रहने वाला है. ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में. ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम. आर्टिकल 1 to 4 हमारा कवर हो चुका है. आर्टिकल 5 to 11 इस लेक्चर में करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे 12 to 35. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सिटीजनशिप, इसके बेसिक्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए. तो बेसिक्स पे वर्क करते हैं फर्स्ट. ठीक है, इंडिया के अंदर बेसिकली दो टाइप के लोग रहते हैं, सिटीजन्स यहाँ के और या फिर एलियन. एलियन मतलब जो किसी अनदर स्टेट के मेंबर है. ठीक है, किसी अनदर स्टेट के मेंबर है, कोई घूमने के लिए आया या किसी वर्किंग वीज़ा पे इंडिया में है, तो उसके अंदर सारे ही अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो मतलब बेसिकली दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, सिटीजन्स हैं और एलियंस हैं. ठीक है, इसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो भी इसके अंदर ही आएंगे. ठीक है, तो जो सिटीजन्स होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द स्टेट होते हैं. एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी. ठीक है, बेसिकली द सिटीजन्स आर लॉयल टू देयर कंट्री. ओके, दे एंजॉय राइट्स, शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल राइट्स के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो होती ही हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और यहाँ पे एलियंस का मतलब है दे डू नॉट एंजॉय ऑल राइट्स, दे आर मेंबर्स ऑफ अनदर स्टेट. ऑलराइट, एनिमी एलियंस भी होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ अ कंट्री विच इज़ इट वॉर विद इंडिया. ठीक है, डू नॉट हैव राइट्स अंडर आर्टिकल 22. जो एनिमी एलियंस होते हैं वो कंट्री जो इंडिया के साथ वॉर पर हैं. ठीक है, उस कंट्री के अगर कोई सिटीजन्स हमारी कंट्री में होंगे तो वो एनिमी एलियंस होंगे. ठीक है, और उन्हें आर्टिकल 22 में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 ये उन पे लागू नहीं होगा. ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. ये एनिमी एलियंस के लिए नहीं होगा. ठीक है, अब कुछ प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं. ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर, आपको बस ये याद करना है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस होल पैराग्राफ फॉर यू. ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो प्रिविलेजेस सिटीजन्स के पास होते हैं वो इन आर्टिकल्स में गिवन है. ठीक है, इन आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में. तो आपको अभी के लिए बस ये याद रखना है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास उन्हीं के पास होते हैं बस ये 15, 16, 19, 29, 30. ठीक है, एलियंस जो होते हैं या एनिमी एलियंस होते हैं दे डोंट एन्जॉय दीज फंडामेंटल राइट्स. ऑलराइट, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब कुछ हम रीड कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको ये याद करना है 15, 16, 19, 29, 30. दैट्स इट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 to 11 के बारे में. ठीक है, जो ये पार्ट 2 के अंदर गिवन है. आर्टिकल 5 to 8 डील विद सिटीजनशिप राइट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. बेसिकली ये डील करते हैं 5 से लेके 8 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं. ये जो आर्टिकल 5 से लेके 8 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं सिटीजनशिप राइट्स. किस टाइम पे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे. इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या सिटीजनशिप राइट्स थे उनके साथ ये डील करते हैं 5 to 8. ठीक है, दोज हु लिव्ड इन इंडिया, those who migrated from Pakistan, those who migrated to Pakistan and returned later, those of Indian origin residents outside India. ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है आर्टिकल 5 to 8. ठीक है, जैसे आर्टिकल 6
किस बारे में बात करता है? इट डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, जो लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए। आर्टिकल 6 उस चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 9 बोलता है नो डुअल सिटीजनशिप। ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ते आए हैं कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि कनाडा में है, ठीक है। आर्टिकल 10 सिटीजनशिप कैन ओनली बी रिवोक्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 10 में गिवन है। आर्टिकल 11 में क्या गिवन है कि पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट है, पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकती है इस केस में, सिटीजनशिप के केस में, ठीक है। पार्लियामेंट ही यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। अकॉर्डिंगली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज क्रिएटेड। 1955 फिर जो सिटीजनशिप एक्ट है देन इट वॉज क्रिएटेड, ठीक है। 8 अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसमें, अब तो 9 हो गए, आई एम सॉरी 9 हो गए हैं। लेटेस्ट हुआ है 2019 में, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, आई एम श्योर आप सब ने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है 2019 में भी, 2020 में भी। इसके बारे में भी हम देखेंगे लास्ट स्लाइड में, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओनली इंडियन सिटीजनशिप, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होगी, जस्ट लाइक कनाडा, ठीक है। टू मिटिगेट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट्स इन फेवर ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ये इसलिए भी किया गया है ताकि जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स के लिए बायस ना हो जाए, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, इन दोनों के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की भी और नेशनल की भी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 से 11 थे, 1 से 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 5 से 11 थे, और 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स में आएंगे। 35 फंडामेंटल राइट्स, देन 36 to 51 DPSP, देन 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेस, ये आर्टिकल 16 में गिवन है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। पार्लियामेंट ये प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस एज अ कंडीशन, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेट के सिटीज़न ही जो हैं कुछ सर्टेन तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट है उनको ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ही आर्टिकल 311D आया था, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर आंध्र प्रदेश प्रोवाइड्स फॉर रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। देन आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन इन इज प्रोहिबिटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये रेस के बाद कास्ट है, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एंड नॉट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ये एक इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। स्पेशल बेनिफिट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस कैन बी प्रोवाइडेड, स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा आर्टिकल 311D में आंध्र प्रदेश ने अपने सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस निकाले हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 9 के अंदर ये गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि सिटीजनशिप होने के बाद भी सिटीजन्स के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं एक्वायरिंग इंडियाज़ सिटीजनशिप। 5 तरीक़ों से एक्वायर की जाती हैं। आपको प्रोसीजर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनके नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोसीजर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय हार्ट याद हो, लेकिन ये इनके मेथड के नाम आपको याद होना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब पहले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बर्थ। बोर्न इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1987। अगर कोई इस पीरियड के दौरान भारत में बोर्न हुआ है और इंडियन सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी, तो उस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके जो उसे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी, ठीक है। उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसका पहला वो है प्रोसीजर। दूसरा हमें क्या बताता है कि आप अगर 1987 के बाद कोई बोर्न हुआ है इंडिया में और वन पेरेंट इज़ इंडियन एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। 1987 के बाद बोर्न हुआ है और वन ऑफ द पेरेंट्स इंडियन है एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, ठीक है। आफ्टर 2004 अगर बोर्न होता है और वन इंडियन पेरेंट है और जो अदर पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, तो भी उसे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। नो सिटीजनशिप बाय बर्थ फॉर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया प्लस एनिमी एलियंस। अगर कोई डिप्लोमेट फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में जो है इंडिया के अंदर पोस्टेड है और तब जो उनके चिल्ड्रन है वो बोर्न होते हैं यहाँ पे, तो उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डिसेंट है, थर्ड रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इनको रीड कर सकते हैं, बट स्टिल दे आरंट दैट इम्पोर्टेंट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज नेम ऑफ द मेथड्स। पहला क्या था? बर्थ, दूसरा डिसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन और पांचवा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई थिंक ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी टेरिटरी को हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो उसके सारे जो सिटीजन होंगे उनको प्रोवाइड की जाएगी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 3 मेथड्स हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। लूजिंग इंडियाज सिटीजनशिप, ठीक है। इन 3 मेथड्स के थ्रू समवन कैन लूज इंडियाज सिटीजनशिप, ठीक है। ये मेथड ही आपको याद करने हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीविएशन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, DTR, ठीक है। DTR, डेप्रीविएशन, देन टर्मिनेशन एंड देन रिनंसिएशन। ऑलराइट, अब ये था वो जो करंट अफेयर्स में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी हाल ही में अमेंड किया गया था इसको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। द एक्ट सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू मेक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship in India, ठीक है। बस आपको ये 4-5 वर्ड्स पे ही फोकस करना है, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ठीक है। ये 6 कम्युनिटीज़ के इलीगल माइग्रेंट्स को हम दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया, और अगर वो इन 3 कंट्रीज से हैं तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। इट रिलीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स। इनके लिए जो नेचुरलाइजेशन के अंदर जो हमने स्टडी किया, जो पीरियड गिवन था वो 11 साल गिवन था, ठीक है। लेकिन ये इस पीरियड को 11 साल से हटा के 5 साल कर दिया गया इस अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप इन is December 31st, 2014, which means the applicant should have entered India on or before that date. अगर जो applicant है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर 31 दिसंबर 2014 को इंडिया के अंदर एंटर कर चुका है तो फिर वो एलिजिबल होगा सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। वॉन्ट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेट शेड्यूल 6 की हैं, AMTM,
ठीक है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, ये इन स्टेट्स में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कार्बी एंगलोंग, गारो हिल्स, चकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिज़ोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द एरियाज अंडर द इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्टेट इनर लाइन परमिट जारी करते हैं, ठीक है। सिटीजन इनर लाइन परमिट लिए बिना आप उस स्टेट में एंटर नहीं कर सकते हैं, और ये चार स्टेट में जो है अभी लागू है, और वो 4 स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। ये एंड की जो हमारी चार स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारी एंड की 4, मैं ट्राई करता हूँ बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश है, देन उसके बाद यहाँ पे नागालैंड है, देन यहाँ पे मणिपुर है, ये मिज़ोरम है, और ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये जो एंड की 4 स्टेट हैं, बस यहीं पे इनर लाइन परमिट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड देन मिज़ोरम, इन चारों स्टेट्स में इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट लिए बिना आप इन स्टेट्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो अमेंडमेंट है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बस यही था इस लेक्चर में, इजी सा लेक्चर था, आई एम श्योर आप याद कर लेंगे। बस आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है इसमें। 1 से 4 तक हम कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, 5 to 11 इसमें हमने कर लिया है आर्टिकल्स, ठीक है। और इसके बाद अब हम करने वाले हैं 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद 36 to 51 एंड देन 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।